पहले सीट से समाजवादी पार्टी ने अखिलेश के भतीजे और मैनपुरी के पूर्व सांसद तेज प्रताप को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन नॉमिनेशन के आखिरी दिन अखिलेश यादव ने यहां से खुद लड़ने का फैसला किया। कन्नौज में अखिलेश यादव का मुकाबला बीजेपी कैंडिडेट सुब्रत पाठक से होगा। मैं अभी नामांकन करके आ रहा हूं। मैं अपने प्रेस के साथियों का और हमारे साथ पार्टी का कन्नौज के जिम्मेदार सभी नेता कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में यहाँ के लोगों की भावना ये थी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे चुनाव लड़ाया जाए। मैं जनता का आभार प्रकट करता हूँ, यहाँ के अपने कार्यकर्ता साथी जिन्होंने मुझे इस बात के लिए कहा कि आपको कन्नौज में दोबारा एक बार फिर लड़ना चाहिए। मुझे उम्मीद है यहाँ की जनता का मुझे आशीर्वाद मिलेगा। तो देखिए, अखिलेश यादव वहाँ से कई बार जीते, सिंपल भी कई बार जीत चुकी है और फिर अखिलेश यादव जीतेंगे। और देखिए, इनका तो वहाँ कोई नाम भी नहीं ले रहा है सुब्रत पाठक का, और ये तो इनकी इतनी हवा खराब है। इन्होंने दुकानदारों को पीटा, कुछ लोग कई लोगों को पीटा, कई लोगों से इन्होंने दुर्व्यवहार किया है। तो ये तो देख लेना, सुब्रत पाठक कहीं टिकेंगे भी नहीं। देखिए कब तक वो लड़ रहे हैं, हो सकता है कल परसों कोई और लड़ना शुरू कर दे, टिकट चेंज हो जाए। अभी देखिए कब तक वो लड़ रहे हैं, हो सकता है कल परसों कोई और लड़ना शुरू कर दे, टिकट चेंज हो जाए। अभी देखिए कब तक वो लड़ रहे हैं, हो सकता है कल परसों कोई और लड़ना शुरू कर दे, टिकट चेंज हो जाए। सवाल बहुत बड़ा है, अखिलेश यादव को आखिरकार कन्नौज से क्यों उतरना पड़ा? अगर आप जानना चाहते हैं तो वजह इस रिपोर्ट में आपको मिलेगी कि क्यों आखिर समाजवादी पार्टी बार बार कैंडिडेट्स बदल रही है और क्यों अखिलेश यादव एंड मोमेंट पर चुनावी मैदान में उतर गए हैं। अपना गढ़ बचाने के लिए उतरे अखिलेश। अखिलेश को कन्नौज में क्यों उतरना पड़ा? कन्नौज में अखिलेश ने क्यों बदला कैंडिडेट? क्या कंफ्यूज हैं अखिलेश यादव? यूपी की कन्नौज सीट अब हॉट सीट हो गई है। यहां अब खुद एसपी प्रमुख अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतर गए हैं। इस सीट पर कैंडिडेट घोषित करने के तीसरे दिन उन्होंने ये फैसला लिया। इससे पहले अखिलेश ने चुनाव की घोषणा के बाद 40 दिन तक मंथन किया, फिर अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को कन्नौज से कैंडिडेट घोषित किया। देखिए, जब नॉमिनेशन होगा तो आपको खुद पता लग जाएगा। नॉमिनेशन होगा तो आपको पता लग जाएगा, और हो सकता है नॉमिनेशन से पहले ही आपकी जानकारी होगी। कन्नौज के लोगों का मानना है कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, सवाल कन्नौज का ऐतिहासिक जीत का है। कन्नौज अलग बात है, लेकिन उससे ज्यादा जो जनता ने मन बनाया है, इंडिया गठबंधन भविष्य बन के आ रहा है। अब बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि टिकट देने के 3 दिन बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश को अपना फैसला बदलना पड़ा? अखिलेश को खुद चुनावी मैदान में क्यों आना पड़ा? तेज प्रताप का टिकट क्यों काटा गया? तो आइए इसका जवाब भी हम आपको दे देते हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से 22 अप्रैल को तेज प्रताप यादव का नाम घोषित किया गया। इसके बाद 23 अप्रैल को ही कन्नौज में उनका एक कार्यक्रम तय किया गया, लेकिन आंतरिक विरोध के डर से तेज प्रताप यादव कन्नौज नहीं गए। कन्नौज से एसपी कार्यकर्ताओं का एक डेलीगेशन लखनऊ के लिए उसी दिन रवाना हो गया। ये लोग यहाँ अखिलेश यादव को सीट का फीडबैक दे रहे थे। सियासत के जानकारों का कहना है कि तेज प्रताप यादव का कन्नौज से कोई लोकल कनेक्ट नहीं है। यहाँ का कार्यकर्ता सीधे अखिलेश यादव की टच में है और वो पार्टी मुखिया से ही जुड़ा रहना चाहते हैं। सैफई परिवार के सदस्यों में कन्नौज के लोग या तो अखिलेश यादव को पसंद करते हैं या फिर उनकी पत्नी डिंपल यादव को, और यही वजह है कि आखिरकार अखिलेश को कन्नौज से चुनावी मैदान में उतरना पड़ा। तो देखिए, अखिलेश यादव वहाँ से कई बार जीते, सिंपल भी कई बार जीत चुकी है और फिर अखिलेश यादव जीतेंगे। इससे पहले समाजवादी पार्टी बदायूं, मेरठ, मुरादाबाद, मिश्रिक, गौतम बुद्ध नगर सीट से भी अपना कैंडिडेट बदल चुकी है।
अब कन्नौज से उम्मीदवार बदलने के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के रण में कन्नौज सीट से क्यों अखिलेश यादव को खुद उतरना पड़ रहा है और क्यों तेज प्रताप की उम्मीदवारी के ऐलान के 48 घंटे के भीतर ही हटाने की नौबत आ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। गेस्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आलोक सर, आवाज आपको ठीक मिल रही है? बात होगी आपसे? हाँ, मुझे तो मिल रही है, आपको मिल रही है या नहीं? हाँ, अभी ठीक है। आलोक सर, समाजवादी पार्टी को लेकर बीजेपी हमलावर भी है और ये पूछ रही है कि आखिर ये हो क्या रहा है? क्या ये कॉन्फिडेंस की कमी है कि बिल्कुल अंतिम समय पर जाकर कैंडिडेट का टिकट काट देना या कैंडिडेट बदल देना? अखिलेश यादव की खुद गिनती इसमें हो गई। कृष्णा जी, मैं तो ये मानता हूँ कि जैसे पहले भी होता रहा है, जो बड़े पुराने नेता होते थे वो इंदिरा गांधी के युग से कहिए, राजीव गांधी के युग से कहिए या अटल बिहारी वाजपेयी के युग में भी कहें, और मोदी जी तो खुद भी अचानक जैसे कह सकते हैं, कौन सोचता था प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। इस दृष्टि से अखिलेश यादव, उनको मालूम है कांग्रेस तो वहां कुछ टिक नहीं पा रही है और उनकी पार्टी में परिवार में भी जिस तरह से रहा, तो उन्होंने अपने पत्ते ज्यादा सीटें हमें भी नहीं मिलनी है, जहां तक मैं समझता हूँ, क्योंकि पहले मैं भी हमारे साथियों से बात करता रहा हूँ, यूपी के लोगों से बात करता रहा हूँ, वहां पर जो नेता लोग हैं, और उनके खेमे से भी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनको पहले से ही ज्यादा चिंताएं रही कि ज्यादा सीटें नहीं आएगी, तो उसमें जैसे सेनापति को फ्रंट से लड़ना चाहिए। कोई भी चीज ऐसी हो, जब आपके लिए कुछ होता है तो होता है ना भाई, खुद जो सबसे सीनियर है वही आके मैदान में खड़ा हो जाए, उसको बात करे। इस दृष्टि से अखिलेश यादव की स्ट्रेटेजी है, और ये सही है कि अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, इनका पुराना मुलायम सिंह यादव का परिवार का भी जो गढ़ है, तो यदि 4-6 सीटें भी लाना है तो कम से कम वो तो जीत क्या है। हम और आप कहते रहे परिवार के लोग ही आ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा यदि आने को तैयार हो सकते हैं, सोनिया गांधी पहले थी, तो अखिलेश यादव क्यों नहीं आ सकते हैं? जब लालू यादव तो नहीं है, तेजस्वी यादव, मीसा, अपर्णा सब आ सकते हैं। तो अब ये देखिए, लड़ाई इससे है कि एक अस्तित्व की लड़ाई परिवारों की भी है, परिवार की और पार्टी की, जो उसके साथ पार्टी का भविष्य जुड़ा है। तेजस्वी यादव यदि अपने सारे लोग हरा देंगे, अखिलेश यादव विधानसभा में भी उनका प्रभाव रहा है और यहाँ भी, तो वो आगे की उनके पास उम्र है। देखिए, लड़ाई में आपको मालूम भी है कि हम कितना आगे जा पाएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि, और इसीलिए अभी मैं बाद में ये भी जोड़ूंगा कि देखिए, चुनाव में इस मोड़ पर सब लोग अपनी ताकत लगा रहे हैं, और मैं इस बात से अरविंद जी से असहमत हूँ कि वो देख करके, ये देख करके नहीं। मेरा मानना है कि लोग अधिकाधिक, लेकिन अखिलेश कह रहे हैं कि जनता की मांग पर मैं चुनाव लड़ने का फैसला कर रहा हूं, ऐसा लोग चाहते थे। देखिए, ये तो होता ही है। देखिए, अब मैं आपसे क्या कहूँ, बगोड़ा जी के समय में यहाँ से फोन जाता था, मैं खुद मौजूद होता था कि भाई इसी स्टेशन पर खड़े होंगे। मैं है बदली बगोड़ा की बात कर रहा हूँ, 76 से पहले की। तो पहले से लोगों को इकट्ठा किया जाता है, बैंड बाजे के लिए पैसे का इंतजाम होता है, सब पार्टियों का था। अखिलेश जी, मैं मुलायम सिंह जी के बारे में भी जानता हूँ, अपने लोग उदार ढंग से लोगों को, अपने समर्थकों को इकट्ठा करके जिंदाबाद में। राहुल गांधी की कितनी मांग हो रही है, प्रियंका गांधी के लिए हो रही है, रॉबर्ट कहते हैं मेरा पोस्टर लग गया, आप कह रही हैं कि इनके लिए तो होगा ही। जनता की राय वो तो अपने घर में आपस में संपत्ति का बंटवारा है। अब संपत्ति तो वैसे पता नहीं जाने वाली है, विरासत में पहले वाले जो मुलायम सिंह जी की विरासत तो अब शायद ले नहीं पाएंगे। इनके बाद के शिवपाल जी के लिए संकट हो सकता है, क्योंकि उनकी पार्टी, उनके जो गठबंधन के साथी हैं, वो तो कह रहे विरासत 55% चला जाएगा, तो पता चला उनके भी बच्चों को पूरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा मालूम नहीं मिलेगा। इसलिए ये स्थिति है कि वो कांग्रेस से भी अभी गठबंधन है, लेकिन जनता की राय, जनता की को कहना, श्रेय उन्हीं को देना चाहिए। जीत का श्रेय भी उन्हीं को होगा, हार का श्रेय खुद को होगा। यदि हम असफल होते हैं तो मैं कहता हूं हम असफल हैं, जीत का श्रेय है तो अपने साथियों को है। ये लीडरशिप की क्वालिटी यही होनी चाहिए। अच्छी लीडरशिप दिखाने की कोशिश भी की है और ये कहा है कि कन्नौज की जनता की सेवा के लिए आया हूं और जनता के डिमांड पर ही मैंने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अरविंद सर, लेकिन जहां एनडीए कह रही है 400 पार हम जाएंगे, वहां इंडिया अलायंस की कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो ग्राउंड से ही सामने आते हैं, जहां पर नॉर्मल जो पार्टी कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग रैलियों में भिड़ते हुए नजर आए, लात घूसे चल गए, कुर्सियां चल गई। लोग अब उस पर ये भी कमेंट कर रहे हैं कि भाई आपसे एकता चुनाव के दौरान नहीं बढ़ती जा रही है, तो फिर आगे और पीछे तो आप भूल ही जाइए कि आगे भी एकता बनी रहेगी। ऐसे में ये जो एंड मोमेंट पर टिकट काटने के फैसले हो रहे हैं या फिर खुद चुनावी मैदान में उतरने की नौबत आ गई, इसे आप कैसे देख रहे हैं और इसका असर क्या होगा? देखिए, शुरू में तो लग रहा था कि ये अफरा तफरी है और
किसी दबाव में या कोई बहुत व्यवस्था नहीं होने से ये हुआ। लेकिन जितने टिकट और जिस पैमाने पर टिकट बदले गए हैं उससे लग रहा है कि नहीं, ये कोई डिजाइन भी है जिसमें गोल पोस्ट शिफ्ट करना भी, आप दुश्मन कौन होगा ये आखिर तक क्लियर नहीं करना भी एक स्थिति हो सकती है। और कई जगह इसका लाभ भी दिख रहा है, कई जगह घाटा भी होगा निश्चित रूप से, क्योंकि उम्मीदवार क्लियर हो जाते हैं वो मैदान में कुछ न कुछ काम करते हैं। तो इसलिए वो चीज़ें अपनी जगह हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए मेरा ये कहना है कि बनने ही में अभी इतना कुछ हो चुका और अभी तक पहुंचने में जाने क्या क्या हो गया। जिसको संयोजक बना रहे थे वही भाग के दूसरे खेमे में चला गया। ममता बनर्जी अभी अपने यहाँ किसी को जगह देने को तैयार नहीं है, वो एक डिक्लेरेशन पर राजी होने को तैयार नहीं है। तो अभी उसकी चर्चा बहुत करने का कोई मतलब नहीं है कि कोई वो बहुत व्यवस्थित पहला पेज बीत गया, अभी तक उनकी ओर से कोई ज्वाइंट प्रोग्राम नहीं आया। बस ये जरूर है कि उन्होंने एक कोशिश की है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी के ज़्यादातर कैंडिडेट के खिलाफ एक एक कैंडिडेट आए और किसी लेवल पे वो सहमति रहे। तो वो ज़्यादातर जगह दिख रही है। बीजेपी के अपने अंदर भी इस तरह की लड़ाइयाँ हुई हैं, जो कुर्सी तोड़ो और एक दूसरे को मार पिटाई करो और सत्ता पे कब्जा करो। तो अगर संगठित पार्टी में ये हो रहा है तो जो इतना बिखरा हुआ था, जो इतना अराजकता वाला गठबंधन बन रहा है, उसमें ये हो तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है। असली चीज ये है कि लड़ाई हो पा रही है कि नहीं। और मुझे लगता है कि हिंदी पट्टी में हम लोग मान रहे थे कि बीजेपी को कोई मुकाबला नहीं है और बीजेपी ने 400 का नारा, 400 पार का जो स्लोगन दिया था वो एक तरह से डिस्कोर्स, मेन डिस्कोर्स बन गया था। लेकिन पहले फेज के बाद उसका व्यवहार और विपक्ष का भी व्यवहार, मुझे ये अखिलेश का आना मेरे हिसाब से वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन के ग्राफ को मजबूती देना चाहते हैं, इसलिए भी चुनाव में आए, खुद चुनाव में आएंगे। और अब ये चर्चा भी आने लगी है कि राहुल प्रियंका भी आएंगे। यही सवाल मैं भी इसी पर आने जा रहा था। मनोज जी, क्या आपको लगता है जो पहले फेज की वोटिंग हुई है, खैर 2019 का चुनाव और 2024 का देखें तो करीब 6% का डाउनवर्ड ट्रेंड आया है पहले फेज की वोटिंग में, क्या इसको देखते हुए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के बयान और बीजेपी का एग्रेशन और उसके तुरंत बाद ये सब साफ होना कि अखिलेश चुनाव लड़ने जा रहे हैं, प्रियंका और राहुल भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या दोनों को ही लगने लगा कि अब स्थितियां डगमगा रही हैं और बचाने के लिए अब सिपह सालारों को उतरना पड़ेगा बजाय कि सैनिकों को? नहीं, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ राजीव जी, क्योंकि देखिए ये जो चुनाव है 2024 का, अगर आप थोड़ा सा पीछे से आकलन करेंगे, चाहे 2004 का चुनाव हो, 9 का चुनाव हो, 14 का हो, 19 का हो, तो आप देखेंगे डे बाय डे भारतीय राजनीति में जो खास करके लोकसभा के चुनाव का जो एक रिफ्लेक्शन है, वो चाहे वोटर का हो, नेता को हो, डे बाय डे इंप्रूवमेंट होते जा रहा है और वोटर मैच्योर होते जा रहा है। और खास करके जो लीगेसी वाली जो भी लोग पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका एग्जिस्टेंस कम तो डाउनवर्ड ट्रेंड के वोटर के मैच्योर होने का वजह है या फिर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है? जाएंगे नहीं, गर्मी तो देखिए मैं मानता हूं राजीव जी कि ये चुनाव तो हमेशा इसी समय होता है, गर्मी ऐसे ही पड़ती है और ऐसा नहीं कि गर्मी पहली बार पड़ रही है। हाँ, ये ठीक है कि चूंकि अगर आप देखेंगे, अगर 10 साल पहले का वोटिंग परसेंटेज देखें और आज का देखें तो उसमें आपको फर्क दिखेगा, लेकिन चूंकि हम तुलना 2019 से कर रहे हैं इसलिए हमें लग रहा है कि 4%, 5 सेकेंड फेज, थर्ड फेज का जब चुनाव होगा और ऑब्वियस है कि जितने भी जो लोग भी, ये सब पहले से तय था, ये लोग सारे लोगों को चुनाव लड़ना ही है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि कांग्रेस से या पार्टी में भगदड़ बचा हुआ है, जो भी सीनियर लीडर है कोई चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा है। आप अगर आप एक एक करके आप नाम देख ले स्टेट वाइज, और उसमें भी आप जैसे बिहार में लालू जी के परिवार से 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, अखिलेश जी के परिवार से 3 लोग लड़ रहे हैं। तो ये जो इनकी लिगेसी वाली जो सीट है, जो इनकी विरासत है, उसको बचाए रखने के लिए और अपने कार्यकर्ताओं में एक तरीके से मोमेंटम बनाए रखने के लिए चुनाव तो इनको लड़ना ही पड़ेगा, चाहे अमेठी हो या रायबरेली हो। ऑब्वियसली कि अभी प्रियंका जी का भी नाम आ रहा है, राहुल जी का भी लगभग घोषणा हो चुका है। तो मुझे राहुल लगता और है कि ये प्रियंका लोग को लेकर चर्चा भी है कि 1 मई से 3 मई के बीच में शायद हो सकता है नॉमिनेशन भी वो फाइल कर ले। लेकिन अरविंद सर, जब कम वोटिंग परसेंटेज पर हम बात कर रहे हैं, कुछ आंकड़े हैं जो सामने आए हैं। 102 सीटों पर 4% वोट कम पड़े हैं, जिसमें हिंदी भाषी राज्यों में 6% वोट कम पड़े हैं। एनडीए की सीटों पर अगर बात करें तो 5% कम वोट पड़े हैं और जो विपक्षी पार्टी हैं उनकी सीटों पर 2.5% वोट कम। अगर ऐसे देखें एनडीए और विपक्षी को, तो एनडीए के 5% ज्यादा घट गया है वोट और इधर 2.5%।
नहीं, मैं वो उस परसेंटेज का खास मतलब नहीं है, क्योंकि वोट जब बदलता है तब तो 2% गिरा देता है, एक इधर से घटता है एक दूसरी तरफ बढ़ा देता है। तो जनरल गिरा है तो वो गिरना ही मानना चाहिए। मैं तो असली चीज इंडिकेशन देख रहा हूँ कि मुद्दों का मामला है। मुद्दों में अगर महंगाई, बेरोजगारी, ये सब जो मसले विपक्ष उठा रहा है, वो कहीं या करप्शन का या फिर विपक्षी नेताओं पे गिरफ्तारी या उनका दल बदलना, अगर ये मुद्दा कहीं जमीन पर जा रहा है तो मुझे लग रहा है कि चुनाव बदलता। अगर जातियों का कैलकुलेशन हमारे आपकी चर्चा में, अभी जैसे राजस्थान की चर्चा मनोज जी कर रहे थे, तो जिस हिसाब से वो जातियों का गणित बता रहे थे, अगर जातियों का कैलकुलेशन ऊपर आ गया है मजहब के कैलकुलेशन की जगह, तो मुझे लग रहा है चुनाव बदल रहा है। और यही बदलाव रिफ्लेक्ट हो रहा है पहले और उसके बाद के चुनाव। यही मोदी जी के मुद्दा बदलने में भी मुझे लगता है ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब हम लोग कितने सही हैं गलत हैं, ये हमारे लिए भी परीक्षा का वक्त है। कोई ऐसा नहीं है कि चुनाव हमारी परीक्षा नहीं होती है, लेकिन अगर इस तरह से मुद्दे बदल रहे हैं और इस तरह से कम्युनल चीजों पे ले जाया जा रहा है, इमोशनल चीजों पे ले जाया जा रहा है, आइडेंटिटी के सवाल को उभारने की कोशिश नए सिरे से की। राम मंदिर का नहीं है, 370 का नहीं। आपने सही सवाल पूछा राजीव ने कि भाई कश्मीर में क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, इतना सब कुछ किया और तीनों सीट छोड़ दिया, कोई भी नहीं दिया कि दूसरे पार्टी का डमी भी दे दे, तीनों सीटें छोड़ दी। तो इतना अगर आप कर रहे हैं तो फिर ये नौबत क्यों आ रही है? और ये आने का मतलब है कि कहीं से आपको फिर दूसरे इंडिकेशन मिलने लगे हैं, जो 400 पार का नारा के खोखला होने का भी। यानी आप कह रहे हैं कि कुछ तो कमी दिख रही है और इसीलिए अब दूसरे चरण से पहले इस तरह की बयानबाजी जानबूझकर हुई है। ठीक उसी तरह अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो खुद जो बड़े चेहरे हैं अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इनके चुनाव लड़ने की खबरें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आलोक सर, अरविंद सर और मनोज जी। इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए तैयारी है कल दूसरे चरण की, और आपके अपने चैनल इंडिया न्यूज़ की भी बड़ी तैयारी है। कल सुबह से लगातार जुड़िएगा हमारे साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है, लौटेंगे।